मोदी जी व मेलानी जी के द्वारा ये सेल्फी रोम में ली जा रही है, लेकिन जो बर्नौल की मांग है वो हमारे देश में काफ़ी तेज बढ़ चुकी है। चमचे बेचारे इस बात से जल भुन चुके हैं कि उनकी वाली वर्ल्ड डांसर थी और जो हमारी वाली है वो उस देश की पीएम है। तो देखो भाई, अपना अपना स्टैंडर्ड होता है। बाकी मैं सिर्फ मजाक ही कर रहा हूँ, तो कृपया करके आप लोग दिल पे मत ले जाइएगा। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. मोदी जी ने मेलोनी जी को मेलोडी की टॉफी गिफ्ट दी है, तो आप लोग यहाँ पे बताइएगा कौन सा अलंकार यूज हो रहा है। बाकी का, जब मोदी जी ने मेलोनी जी को मेलोडी की टॉफी गिफ्ट दी है, तो जो धुआं निकल रहा है वो निकल रहा है कांग्रेसियों के पीछे से। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हैं, क्यों भाई हर जगह आप लोग बेमतलब में ही कांग्रेस की रिलाई कर देते हो, तो आप लोग ही खुद ये वीडियो देख लो। और सुना कोई मेलोडी की टॉफी भी किसी को गिफ्ट करने गए, पार्ले मेलोडी। अभी देख रहा था, हंसिए मत, सच में हुआ है, मजाक नहीं कर रहा। हमें भी शुरू में लगता था ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये सच में हो रहा है। क्या मेलोडी टॉफी का नाम है भाई? हाँ, उनको, मुझे नहीं मालूम किसको किया, टॉफी का नाम बता रहा हूं, किसको क्या हमें नहीं मालूम। देखो भाई, अगर मोदी जी ने मेलोडी टॉफी गिफ्ट कर दी है, तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। यहाँ पर मोदी जी ने एक भारतीय ब्रांड को ही प्रमोट किया है। ये जो मेलोडी है, ये पार्ले ग्रुप की ही टॉफी है। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेसियों को इससे तकलीफ होगी ही, जब कोई भारतीय ब्रांड इस लेवल पर प्रमोट किया जाएगा इटली में जाकर। देखो भाई लोग, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ विजुअल्स ही दिख रहे हैं, जो साउंड है वो सुनाई नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मेलोनी जी हैं वो मोदी जी को बता रही हैं कि आपके देश की जो एंटोनिया माइनो है वो यहीं आस पड़ोस वाली झोपड़पट्टी में रहा करती थी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट कर अवश्य बताइएगा। और हाँ, तुम जो इस बात को दिल पर मन ले जाना, मैंने आपकी राजमाता का ओरिजिनल नाम ही लिया है, उन्हें कोई अपशब्द नहीं बोला है। चलिए अब आप लोगों के लिए एंटोनिया माइनो के कुपुत्र से मिलाते हैं। आज भी अंबानी हिंदुस्तान का तेल विपक्ष में बेच रहा है। आज भी अंबानी हमारे देश का तेल विपक्ष को बेच रहा है। तो भाई, हमारे देश का विपक्ष इतना पैसे वाला कैसे हो गया कि अंबानी का सारा तेल हमारे देश का विपक्ष खरीद ले रहा है। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ऐसी ही हालत इस राहुल गांधी यानी कि पप्पू की है। ये बेचारा चुनाव हार हार के इतना हताश परेशान हो चुका है कि अब ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए गद्दार बोल रहा है। वो भी उस प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रधानमंत्री के लिए इस देश की 140 करोड़ की जनता ने चुनाव जिताकर सत्ता में भेजा है और फिर प्रधानमंत्री बनाया है। बेचारा ये जोकर इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो देश की जनता के दिलों में बसते हैं। तो तुम्हारी इस तरह की बयानबाजी से जो तुम्हारे बच्चे कुछ वोट हैं वो भी कट जाएंगे। इस ढक्कन की एक और वीडियो क्लिप को देखिए और इसकी भाषा किस तरह की है वो भी देखिए। खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते हो और 24 घंटा प्रधानमंत्री इस पर आक्रमण करता है, वोट चोरी करता है। वैसे तो मैं इसे राहुल गांधी जी कहकर बोल सकता हूं, लेकिन जब ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करेगा, उन्हें गद्दार बोलेगा, इस तरह का शब्दों का यूज करेगा, अनाप शनाप उल्टी सीधी टपोरियों वाली भाषा बोलेगा, तो जाहिर सी बात है मुझसे भी सहन नहीं होगी। मेरे मोदी जी का अपमान मैं सहन नहीं करूंगा, तो मैं भी इसके लिए इसी तरह की भाषा बोलूंगा। मैंने बोला था, देखिए मैं डीजे बजाने की बात किया था, आपने बोला था कि आप यहाँ पे रहना, तो रहे हम। अगर हम लोग तो चाहते हैं भाई सब बीजेपी के जितने भी नेता है, खास करके सेंट्रल मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वो आए बंगाल में। खाली चुनाव के मौसम में जब आता है तभी हम लोग ने चैलेंज किया था। मेरा गाना चल डीजे वाले, मेरा गाना चल। बेचारे की सारी अकड़ निकल गई है, तो अब डीजे बजाने की बात करने लगा। कोई बात नहीं, अब शुभेंदु अधिकारी जी आगे आने वाले 5 सालों तक अच्छे से तुम्हारा डीजे बजाएंगे। आपका भाई विधायक बन गया, ये विधायक आपको साथ खड़ा रहेगा। इसमें सिंडिकेट राज, तोलाबाजी, काट मानी, गुंडा भाता, जुलुम कहाँ भी नहीं है। ये भवानीपुर में भी नहीं होने दूंगा मैं। आपका भाई विधायक बन गया और आपके साथ खड़ा रहेगा। पश्चिम बंगाल की जनता को और क्या चाहिए कि उनका भाई विधायक बन जाए और उनके साथ समय आने पर खड़ा रहे। मुसलमानों ने वोट दे करके यादव को मुख्यमंत्री बनाया,
एक बार भी समाजवादी पार्टी के मुखिया, चाहे अखिलेश जी हो चाहे और कोई हो, एक बार भी उन लोगों ने नहीं कहा कि मुसलमानों का भी हक बनता है, इनको भी मुख्यमंत्री हम बनाए। क्या डर जो बात को कह रहे हैं, डर दिखाया जाता है भारतीय जनता पार्टी? 100% सही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के सिर्फ इनको नफरत सिखाया जाता है। इनको कभी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा के लोग शिक्षा की बात किए हो तो बताइए। इनके रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। आज इतना विकास कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने किया कि आज 1% नहीं है। ये सिर्फ नफरत सिखाते हैं लोग कि आप भाजपा से आ जाएगी, भाजपा रहने नहीं देगी। अभी आपने शाहीन बाग की चर्चा सुना ही होगा कि देश से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, और एनआरसी सीए लागू हुआ, एक भी पूरे देश से मुसलमान निकला। आज उनका जो है अधिकार देने का कानून था, और ये विपक्ष के लोग समझा रहे थे कि कानून देश से निकालने का है, आपका अधिकार छीनने का है। तो विपक्ष के लोग हमेशा नफरत की बात करते हैं। आजकल जो आता है देखो, अखिलेश यादव के मजे लेकर चला जाता है। ओपी राजभर तो बीजेपी के नेता नहीं, बट उसके बावजूद भी उन्होंने अखिलेश यादव के अच्छे से मजे ले लिए। वैसे देखा जाए, ओपी राजभर जी ने जो बात की है उसमें फैक्ट तो है। जो समाजवादी पार्टी है वो मुसलमानों के वोट से ही जीतती है, और मुसलमानों का ही वोट परसेंटेज ज़्यादा है यादवों से। तो भाई जो मुख्यमंत्री है वो मुस्लिम को क्यों ना बनाया जाए। फिलहाल मुझे लगता है कि ओपी राजभर जी को भी आभास हो चुका है कि 2027 के चुनाव में फिर से योगी जी ही आने वाले हैं। नॉर्वे में एक पत्रकार ने नरेंद्र मोदी जी से सवाल क्या पूछ लिया, वो तो ऐसा दुम दबाकर भागे मानो उनके पीछे भूत लग लिया। Meanwhile, तो आप बीजेपी के सवाल यहाँ क्यों रख रहे हो? नहीं, ये सवाल हमारा है। नहीं, आप बीजेपी के हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। क्या ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा का सेशन वाटर। आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना, मैं आपको दे दूंगा। उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। मतलब you're not totally employed by the BJP, at least trying to a little bit of objective stuff. कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ। I am not interested in answering questions that are designed to divert the issue. एक मिनट शांत हो जाइए। ये सुप्रिया श्रीनाथ मोदी जी को टारगेट करते हुए कह रही है कि मोदी जी मीडिया से बचते हैं, लेकिन जब इसके शहजादे पप्पू से सवाल पूछा जाता है और जब उस पप्पू के बाद उस सवाल का जवाब नहीं होता है, तब इसका पप्पू हर बार यही कह देता है कि ये तो बीजेपी का सवाल है। ठीक है भाई, मान लेते हैं कि बीजेपी का सवाल है, तो तू तो पप्पू नहीं है, राहुल गांधी है। तो उस सवाल का अच्छे से जवाब दे और सामने वाले पत्रकार की बोलती बंद कर दे। लेकिन हकीकत यह है कि इस पप्पू के पास सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब होते हैं जो ये पहले से लिखकर लाया होता है, जो सवाल लिखकर पहले से ही पत्रकारों को दिए होते हैं। और रही बात नॉर्वे वाले घटना की कि नॉर्वे में ऐसा क्या हुआ, तो आप लोग एक बार इस वीडियो क्लिप को पूरा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ले भाई देख, तेरे प्राइम मिनिस्टर मोदी कैसे बेइज्जती करा रहे हैं नॉर्वे में जाके, देख। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? सही बात है भाई, मतलब रुक जा। और अबे ये देख, नॉर्वे के भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बेइज्जती करा ली, देख। ऐसे प्रोपेगेंडा होता है यार, वहां पर ना जर्नलिस्ट को जानबूझ के प्लांट कर दिया जाता है ताकि भाई वो लोग ऐसे ट्रोलिंग सवाल पूछे लीडर से और फिर कंट्रोवर्सी खड़ी हो और फिर नैरेटिव पूरा बदल जाए। हाँ, ओ भाई एक्चुअली बताऊं दिक्कत क्या है? क्या है दिक्कत? बात इस चीज की नहीं है कि वहां क्या हुआ, बात यह है कि पूरी विजिट में चल क्या रहा था और हमें दिखाया क्या गया। पीएम के इस 5 देश के दौरे में तुझे एक्चुअल आउटकम्स पता भी हैं। यूएई में हमने स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व सिक्योर किए, 30 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल यूएई हमारे लिए रखेगा। डिफेंस पर, एआई पर और भी बड़ी बड़ी चीजों पर हमारी पार्टनरशिप हुई है। फिर नेदरलैंड्स में हमने एएसएमएल और सेमीकंडक्टर्स पर डील साइन की हुई, राजा चोल का वो ब्रॉन्ज प्लेट भी वापस ले आए। स्वीडन और नॉर्वे में एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इंडिया नॉर्डिक टाइज पर 12 अग्रीमेंट साइन हुई है। फिर फाइनली इटली जाएंगे, पीएम मेलोनी के साथ क्रूशियल एनर्जी और ट्रेड डील साइन होंगे। अब बता कि इतने जबरदस्त आउटकम्स वाले डील हमने साइन किए इन 5 देशों के साथ, तूने कहीं पर भी सुना इसके बारे में? मुझे नहीं पता था, सारे जर्नलिस्ट और ऑपोजिशन, राहुल गांधी यही सब प्ले कर रहे थे। एग्जैक्टली भाई, और इसी चीज से बचना है। जब ट्रिप शुरू हो रहा था तब ऑपोजिशन चिल्ला रहा था कि वाह मोदी जी वाह, हमें तो आपने बोल दिया तेल की बचत करो, अब आप खुद हवाई जहाज से घूमने जा रहे हो। अब जब उन्होंने देखा कि भाई इतने सॉलिड आउटकम्स आ रहे, इतनी बढ़िया डीलें साइन हो रही है सारे देशों के साथ, तो उनका पहला आर्गुमेंट तो फेल ही हो गया। सो अब अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए दूसरा प्लॉय ले आए। भाई तो खुद देख ले यार, एक ऐसे देश का पत्रकार जिसके मात्र 500 फॉलोअर हो, एक ऐसे देश से आता हो जिसकी आबादी 50 लाख है, वो हमारे पीएम को हैकल कर रहा है और हम इतने बड़े आउटकम्स को छोड़ के उस चीज पर फोकस कर रहे हैं। ये पूरी कॉन्स्पिरेसी ना पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी को डिरेल करने के लिए। When you actually see what this journalist does and who she follows, you will get an idea of where she stands. हाँ यार, मतलब
जबकि दीज आर द थिंग्स दैट दे शुड हैव आस्क्ड मोर क्वेश्चंस अबाउट कि क्या है डील, कितने पैसे, इतने कम के, कुछ तो आप कंस्ट्रक्टिव तो करते हैं। बिल्कुल भाई, विपक्ष का एक भी ट्वीट, एक भी स्टेटमेंट देखा तूने? राहुल गांधी को देखा कि नहीं भैया डील्स पर वो बात कर रहे हो, डील्स को क्रिटिसाइज कर रहे हो? नहीं। जब 5 देशों के दौरे से देश को फायदा हो रहा हो और आपको 500 फॉलोअर वाली एक ट्रोलर क्लिप बेची जाए, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ये बस ब्रेन वॉश करने का तरीका है कि जब हेडलाइंस एजेंडा सेट करने लग जाए ना, तो आप इन्फॉर्म नहीं मैनिपुलेट हो रहे हो। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा और कुछ समझने की जरूरत है। हमारे देश का जो विपक्ष है असल मायने में विपक्ष में भी रहने के लायक नहीं है। एक 700-800 फॉलोवर वाली पार्ट टाइम पत्रकार को ये लोग मसीहा बनाए घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने मोदी जी से वहां पर सवाल कर दिया जहां पर सिर्फ ब्रीफिंग होनी थी बस मोदी जी को, और जो वहां के प्रधानमंत्री है नॉर्वे को, वो अपनी बातें बता दी कि क्या क्या डील हुई, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ना कि क्वेश्चन आंसर हो रहे थे वहां पे। बाकी का ये मैं आप लोगों के लिए दिखाता हूँ कि राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार आम जनता के टैक्स के पैसों का किस तरह से मिसयूज कर रही है अपनी पॉकेट भरने के लिए। राहुल गांधी जी को हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो कांग्रेस सिर्फ एक हफ्ते में हमारे देश का जीडीपी यूएस और चाइना से भी आगे ले जाएगी। कर्नाटक कांग्रेस की नई पॉलिसी और उसके पीछे के माइंड ब्लोइंग आइडिया को सुनकर आपको भी मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। तो कर्नाटक कांग्रेस गवर्नमेंट ने सड़क साफ करने के लिए ये 46 स्वीपिंग ट्रक्स किराए पे लिए हैं, पूरे 613 करोड़ के, और वो भी सिर्फ 7 साल के लिए, जबकि इस एक ट्रक को खरीदने की कॉस्ट है 70 लाख रुपए। मतलब ये 46 ट्रक सिर्फ 32 करोड़ में खरीदे जा सकते थे, वो भी हमेशा के लिए। बट सरकार के अकॉर्डिंग उन्होंने ये ट्रक इसलिए नहीं खरीदे हैं क्योंकि अगर वो उन्हें खरीदते तो उन्हें एक साथ 32 करोड़ रुपए देने पड़ते, और 613 करोड़ का रेंट करने में उन्हें ये 7 साल में पेमेंट 7 इजी इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा। मगर अगर 7 साल में 613 करोड़ देना है तो उन्हें फिर भी हर साल 87 करोड़ देना होगा, जो कि 32 करोड़ के डबल से भी ज्यादा है। आई मीन अगर तुम मेंटेनेंस कॉस्ट और फ्यूल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड कर दो तब भी इतना नहीं बनता। मगर इतना नेक्स्ट लेवल का इकोनॉमिक लॉजिक सिर्फ कांग्रेस सरकार ही कर सकती है। और अगर आपको समझ आया तो कमेंट करो। और यदि इसकी सही से जांच पड़ताल कर ली जाए तो पता लगेगा कि जहां से ट्रक किराए पर लिए जा रहे हैं वो नेताजी का कोई रिश्तेदार है, उसकी ही कंपनी से ये ट्रक किराए पर लिए जा रहे हैं। क्योंकि ये जो जनता के टैक्स का पैसा है फंड से सीधे तो निकाल नहीं सकते हैं, तो उसके लिए उन्हें पैसे को घुमाना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली अपने ही किसी रिश्तेदार से ट्रक रेंट पर लेके 2 रुपए की जगह पे 10 रुपए देकर रेंट पर ले रहे हैं, और इनडायरेक्टली फिर अपनी जेब में वो पैसा ये लोग रख रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय ममता बनर्जी की लात मारी गई, ऐसा उन्होंने दावा किया। तो आइए देखते हैं कि उसकी हकीकत क्या है। तो आपने देखा कि ममता बनर्जी ने कैसा वहां पर ड्रामा किया, और फिर काउंटिंग वाले दिन की घटना होता था। उन्होंने कहा कि मुझे धक्का मारा है, मेरे साथ बदतमीजी की गई है, मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। वो सच्चाई क्या थी? मुझे पता है वो सच्चाई। हाँ, तो लेकिन दर्शकों को भी पता होनी चाहिए ना। वो सच्चाई ये थी, काउंटिंग सेंटर के अंदर जब उन्हें लगा कि वो हार रही हैं, तो वहाँ बीजेपी का जो एजेंट था, काउंटिंग एजेंट, उसके साथ उन्होंने उसे गाली दी ममता बनर्जी ने। ये सीसीटीवी फुटेज है। नहीं, ये पहले शुरुआत ममता बनर्जी ने की। ममता बनर्जी ने बच्चा बोला उसको, मैं बता रहा हूँ, ये गाली बताने वाली लायक नहीं है, लेकिन है जो सच्चाई है वो ये है। उसको सुगर का बच्चा बोला, प्रोवोक करने की कोशिश रही होगी, किसी भी तरह से माहौल बिगड़े। उसने भी सामने बोला। फिर उसके बाद इसमें ये नहीं कि उसने नहीं बोला, फिर तो वो लड़ाई होनी है। और इसका फिर लिंक पैरामिलिट्री फोर्सेस आई, उन्होंने फिर दोनों को अलग अलग किया। लेकिन बाहर आकर ममता बनर्जी बयान देती हैं कि मेरे साथ मारपीट की गई। ये मीडिया में चली लाइन है कि ममता बनर्जी ने कहा कि अगर ये ज्यादा चीजें चलाई जाएंगी तो मुझे लगता है चुनाव आयोग अगर सीसीटीवी फुटेज जारी कर देगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ममता बनर्जी साफ झूठ बोल रही थी। तो कुछ ऐसा ही सीन रहा होगा। अगर सच में ममता बनर्जी किसी ने लात मारी होती तो मुमताज बानो सीसीटीवी फुटेज निकालकर हंगामा करती और उसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक घसीट कर ले जाती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए मुमताज बानो शांत बैठी हुई है। कलकत्ता जहां सबसे पहले मेट्रो स्टेशन बनी थी, आज तक सिर्फ एक ही शहर में ही मेट्रो है पश्चिम बंगाल के। और ममता की घटिया सरकार, चोर सरकार ने आज तक, ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा लंबा सा एरिया है ये, जिसमें ममता बनर्जी ने आज तक मेट्रो बनने नहीं दिया। क्यों नहीं बनने दिया? क्योंकि पश्चिम बंगाल की मेट्रो जो है वो भारत सरकार के अंडर में आती है। तो अगर भारत सरकार ने इसको बना दिया होता तो लोगों के कन्वीनियंस का जो क्रेडिट है वो ममता बनर्जी ये नहीं देख सकती थी कि मोदी जी को मिल जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाए। तो इसीलिए हर इलेक्शन तक कोशिश करी कि ये जो है, ये जो रास्ता थोड़ा सा बचा हुआ है, कुछ ही मीटर्स का है, ये 300-350 मीटर का है, ये ममता बनर्जी ने बनने नहीं दिया। लेकिन चूंकि अब ममता सरकार हार चुकी है, जा चुकी है, तो ये बहुत ही खुशखबरी है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए कि अब बहुत जोर शोर से काम चल रहा है और 3-4 दिन के अंदर ये कॉरिडोर बन जाएगा और फिर हम लोग न्यू टाउन से सीधा टॉलीगंज तक, गरिया तक मेट्रो से जा पाएंगे। रास्ता सुगम होगा, बंगाल आगे बढ़ रहा है और काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मुमताज बानो को पश्चिम बंगाल के विकास से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपनी कुर्सी ज़्यादा प्यारी थी। अगर अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए उसे पश्चिम बंगाल को 100 साल पीछे ले जाना पड़ता तो वो उसमें भी पीछे नहीं हटती।
पश्चिम बंगाल से दूसरी बड़ी खबर आ रही है। आसनसोल हिंसा को लेकर बड़ी खबर कि दंगाइयों से वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। आसनसोल पुलिस ने नोटिस जारी किया है। पुलिस कमिश्नरेट ने आसनसोल में चौराहे पर लगाया है नोटिस और कहा है कि जो जो इसके लिए जिम्मेदार है उससे हिसाब किया जाएगा। जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनते ही योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को सुधार दिया था, अब वैसे ही पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी भी पश्चिम बंगाल को सुधारने पर लगे हुए हैं। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।